ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। आज मैं आ गई हूँ क्वेश्चन आंसर्स लेके MSO 001 सोशोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स के। राइट, एज यू नो एग्जाम्स आर अप्रोचिंग सून। 9 दिसंबर से आपकी एग्ज़ाम है। उससे पहले आपको हर एक टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है, कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स जो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि एग्ज़ाम से पहले आपको हर एक क्वेश्चन की, हर एक टॉपिक की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी जहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको और कुछ एडिशनल क्वेश्चन बताना है या फिर उसके टॉपिक्स में सब टॉपिक्स अगर आपको कुछ डिस्कस करने हैं, तो वो आप मुझे कमेंट कर देना। आई विल मेक श्योर, मैं अपना 100% ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ। अगर नहीं बन पा रही है वीडियो, इट मीन्स कि आई एम बिजी विद अदर टॉपिक्स। बट हाँ, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी विद स्पेसिफिक नोट्स। ओके, ये सारे नोट्स मिलना थोड़े से मुश्किल है, हाँ, बट एग्ज़ाम जब नियर होगा, जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टॉपिक्स की, तो नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बट अंडरस्टैंडिंग बनना एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से वीडियोज़ के थ्रू ज़्यादा अच्छा है। ओके, अदरवाइज कंटेंट तो बुक्स में भी है, राइट, बट जितना आप को कोई समझा रहा है, उसको जो समझ के आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Social structure refers to relation between groups discussed with reference to the writings of E. Evans Pritchard. Okay, मैं आपको एक और चीज़ है, I will not just discuss topics but I will make sure कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से मैं आपको टिप्स दूँ, राइट, जो टिप्स आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे टू फेच गुड मार्क्स। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। जैसे कि आपने देख लिया, इसमें सोशल स्ट्रक्चर हमें बात करनी है बिटवीन ग्रुप्स की, और हमें इवांस प्रिचर्ड के हिसाब से हमें बताना है। तो सबसे पहले जहाँ पे ही किसी सोशोलॉजिकल आइडेंटिटी का नेम आ जाता है, आपको आंसर अपना वहीं से स्टार्ट करना है, राइट। यहाँ पे जैसे इफ़ यू विल सी, दिस इज इवांस प्रिचर्ड के बारे में मैंने एक शॉर्ट में लाइक 2 लाइन्स भी मैंने उनके बारे में नहीं लिखी है, जिससे कि आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी। अगर आपको नहीं पता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आपको पता है तो मेंशन ज़रूर करना। अब जैसे ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो आप उसको एग्जाम में अंडरलाइन ज़रूर करना, राइट, ताकि एक जो एग्जामिनर है वो उसका फोकस वहाँ पे जाए और उसको पता चले यस, इस स्टूडेंट को नॉलेज है, इस स्टूडेंट को पता है। ओके, सो दीज आर फ्यू टिप्स जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम्स में, राइट। वो तो मैं विद टाइम आपको बताती जाऊँगी, जैसे कि आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो जो इवांस प्रिचर्ड थे वो एक ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया अंडरस्टैंड करने में सोशल स्ट्रक्चर विद इन द सोसाइटी, जहाँ पे उन्होंने एक एथनोग्राफिक वर्क किया। एथनोग्राफिक वर्क कौन सा होता है, आप ये पूछोगे, तो जहाँ जब भी कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, सोशलॉजिस्ट है, वो किसी भी एक फील्ड में जाके, उस ट्राइब में जाके, उस एरिया में जाके जो रिसर्च करते हैं ना, जिसको फर्स्ट हैंड रिसर्च बोलते हैं, उसको एथनोग्राफिक वर्क कहते हैं। तो इट मीन्स, अब आपको इससे पता लग जाएगा ना कि अच्छा, एथनोग्राफिक वर्क मीन्स वो अफ्रीकन सोसाइटीज़, अजांडे और न्योर ट्राइब्स, ये ट्राइब के नेम है अजांडे और न्योर, ठीक है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया, जहाँ पे मैंने ट्राइब का आपको क्वेश्चन किया था कि हर एक ट्राइब में अपना नेम होता है, राइट। जैसे हर एक सिटी का, हर एक गांव का नाम होता है, वैसे ट्राइब्स के भी अपने नेम्स होते हैं और उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, अलग अपनी आइडेंटिटीज़ होती है। अब आपको पता चल गया कि इवांस प्रिचर्ड थे, उन्होंने एथनोग्राफिक वर्क किया, मीन्स वो अफ्रीकन सोसाइटीज़ में जाके उन्होंने रिसर्च की थी, वो उन लोगों के बीच में रहे थे, तब उन्होंने अपनी रिसर्च थीसिस बुक जो भी है वो सारी अपनी लिखी थी, राइटिंग्स। ओके, तो ये आपने अगेन अजांडे और न्योर ट्राइब्स का आपने बता दिया। अगेन यू विल अंडरलाइन दीज टर्म्स, यू विल अंडरलाइन दीज नेम्स। अगर आपको और स्पेसिफिक करना है और मेंशन करना है, देन यू कैन राइट अजांडे ट्राइब एंड दी नॉयर ट्राइब। ओके, नॉयर एंड अजांडे आर वेरी 2 फेमस ट्राइब्स। इसको आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में, आंसर्स में आप इसका मेंशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो उन्होंने अपनी राइटिंग में क्या बताया कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक ऐसे ही फ्रेमवर्क नहीं बना दिया है एक ट्राइब ने, मतलब कि ऐसे ही नहीं है कि कुछ हो उसकी डेफिनेशन दे दी, नो,
वो वहाँ तक डेफिनेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि जो ट्राइब्स है उनका जो रिलेशन है ग्रुप्स के बीच में, और जो उनका कल्चर है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर कॉन्टेक्स्ट में जो उनका सोशल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन्ड है। हर कॉन्टेक्स्ट में वो अपना सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ें होती हैं। ओके, तो आपने फर्स्ट ये जो इंट्रोडक्शन है, राइट, ये जो वन पैरा जो मैंने बताया ये इंट्रोडक्शन है, और आपको अपने क्वेश्चन ऐसे ही सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करने हैं। पहले आपने इंट्रोडक्शन दे दिया 5-6 लाइन में, अगर आप इसको आंसर शीट पे लिखोगे तो ये 5 to 6 लाइन्स में ही आएगा। तो ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया और इसमें आपने बता दिया कि आगे हम आंसर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर। अब हम बात करेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसे ग्रुप रिलेशंस को कैसे फॉर्म करता है। जब हम सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं वो एक बहुत बड़े दायरे पे देखा जाता है, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर कोई रूल्स रेगुलेशन या रिलेशंस हो गए, ठीक है। लेकिन जो इवांस प्रिचर्ड थे उनका जो पर्सपेक्टिव था, उन्होंने ग्रुप्स के ऊपर एम्फोसाइज किया कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स है विद इन सोसाइटीज उसमें भी कैसे सोशल स्ट्रक्चर बनाया गया है और मेंटेन किया जाता है। ओके, नाउ इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे सेगमेंट्री लीनिएज सिस्टम। सेगमेंट्री क्या होते हैं? सेगमेंट्स जो बना देते हैं एक तरीके से हायरार्की वाइज। जब एक लीनिएज सिस्टम में ग्रुप्स में सोशल स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है, जैसे कि उन्होंने बात की। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स दोगे अपने, राइट, यहाँ पे अजांडे और नेओर ट्राइब्स के इन जो शॉर्ट जो ये हमने इनको एक तरीके से स्ट्रक्चर कर दिया अपने आंसर को, वहाँ पे आप इनके ट्राइब्स के एग्जाम्पल्स दोगे। ओके, बिकॉज उनका काम ही उसी पे था। जब तक आप उन ट्राइब्स को मेंशन नहीं करोगे उन्होंने क्या रिसर्च की, हाउ विल द एग्जामिनर नो कि हाँ भाई आपको पता है। जस्ट मेंशन करने से चीज़ें नहीं पता चलेगी ना एग्जामिनर को, वहीं पे बच्चे पॉइंट्स अपने लूज कर देते हैं एग्जाम्स में। ओके, अब यहाँ पे आपने इसको हाईलाइट करना है, देन यू हैव टू हाईलाइट नॉय ट्राइब अगेन। ओके, तो ये दो जब पॉइंट्स आप हाईलाइट करोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा अच्छा इस वाले जो पैराग्राफ में है ये दो चीज़ों के ऊपर बात हुई है। ओके, तो ये छोटे छोटे टिप्स है जो आपको मिलती रहेंगी विद आंसर्स। नाउ नॉय ट्राइब में क्या देखा गया, उन्होंने बताया कि जो सेगमेंट्री लीनिएज सिस्टम है जहाँ पे क्लैंस और लीनिएजेस होते हैं। क्लैन क्या हो गया? एक, जैसे एक परिवार के काफ़ी सारे जब लोग निकल के आते हैं उसको क्लैन कहते हैं। और जो लीनिएजेस होती है मतलब कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, ओके, वो एक बैकबोन है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। जो क्लैंस और लीनिएज है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद इन ट्राइब्स फॉर्म करती है, स्पेशली नॉय ट्राइब में। जब सोशियोलॉजिकली इस सिस्टम को देखा गया तो उन्होंने देखा कि इससे क्या है, अलायंसेस भी होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, और ये सब हायरार्की के थ्रू इनको मैनेज किए जाते हैं या नेस्ट या निकले जाते हैं, कैसे भी आप उसको लगा लो। ओके, दोनों तरीके से, मतलब कि वो पॉजिटिव साइड भी है उसकी नेगेटिव साइड भी है, और रिलेशनशिप इससे डेवलप भी हो रहे हैं हट भी रहे हैं, जो भी है। तो वो एक तरीके से उन्होंने पॉजिटिव साइड उसको मतलब क्रिटिकली एनालाइज कर दिया उस चीज़ को। जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था, क्रिटिकली एनालाइज करना सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पहलू के पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है। ओके, वो आपको मेंशन करना अपना बहुत ज़रूरी है। और जब माइक्रो लेवल पे हम बात करते हैं, मतलब कि एक और छोटे दर पे जब हम बात करते हैं, तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं लीनिएजेस के अंदर, वो जो मैक्रो लेवल पे जो क्लैंस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी मतलब कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स आ रही है या फिर उससे कोई भी एक तरीके से मान लो कोई भी दिक्कत आ रही है, पीड़ा आ रही है, तो वो उसके थ्रू वो रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इससे पता चल रहा है कि कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर जो है वो रिलेशंस में एक कोहिजन डेवलप करता है। कोहिजन क्या होता है? पॉजिटिविटी, एकजुटता, वो डेवलप करता है। क्योंकि अगर एक माइक्रो लेवल पे किसी भी परिवार के अंदर कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो कहते हैं ना कि वो पंचायत टाइप में फॉर्म हो जाती है, तो उस तरीके से आप इसको लगा लो। तो वो नॉय ट्राइब के अंदर वो पंचायत टाइप में फॉर्म होती है, फिर उन जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, रैदर देन कि चीर फाड़ हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, तो उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसकी एक पॉजिटिव साइड इवांस प्रिचर्ड ने देखी नॉय ट्राइब्स के अंदर। अब ये जो फोकस है ये डर्काइम की अंडरस्टैंडिंग से भी देखा जाता है, जहाँ पे उन्होंने सोशल सॉलिडारिटी की बात की थी। नाउ अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने डर्काइम, वेबर, मार्क्स इनके बारे में पढ़ा है तो आप इनकी थ्योरीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी आंसर्स में डाल दो, राइट? चाहे आप 2 लाइन के लिए डालो एंड देन यू कैन एमिली डर्काइम या फुल नाम या आप जो भी उनका सरनेम वगैरह यूज़ करना चाहते हो उस हिसाब से अंडरलाइन इट।
अब ये सिर्फ एक ये नाम देख के एग्जामिनर आपको 2 एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, ओके, क्योंकि आपने अब यहाँ पे 2 सोशियोलॉजिस्ट को लिंक कर दिया, राइट। तो आप ये मतलब कि जैसे डर्कहाइम के बारे में आपको पता चल गया, सोशल सॉलिडारिटी को मैं इस क्वेश्चन में मैं लगा सकती हूँ। अब आगे भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप उसमें भी डाल सकते हो, तो मेक शॉर्ट क्रिस्प नोट्स, ठीक है, आप उसको डाल दो, ठीक है, किसी भी आंसर के अंदर। आई होप ये आपके लिए टिप्स आपको अच्छी लग रही हैं। कमेंट भी करके बताना कि आपको ये टिप्स कैसी लग रही है, और मैं सारे आंसर्स ऐसे एक्सप्लेन करूँ या फिर जस्ट मैं आंसर एक्सप्लेन कर दूँ, टिप्स की नीड नहीं है, ओके, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर जैसे आप लोगों की नीड्स है मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूँ। नाउ डर्कहाइम ने सोशल सॉलिडारिटी के बारे में बात की, जो कि हम यहाँ पे नॉयर ट्राइब में भी देखा गया, जहाँ पे जो कलेक्टिव बॉन्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डर्कहाइम ने भी देखे और प्रिचर्ड ने भी देखे, जहाँ पे इंडिविजुअल एजेंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देखी गई, बल्कि कलेक्टिव बॉन्ड्स वो मोर इम्पॉर्टेंट, ताकि एक सोशल ऑर्डर, एक सोसाइटी, नॉर्म्स या फिर रिलेशंस मेंटेन करे जा सके। जब हम बात करते हैं, नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स सोशल स्ट्रक्चर इज फंक्शनल एंड अडेप्टिव। फंक्शनल अगेन पॉजिटिव वे में, और अडेप्टिव क्या हो गया, किसी भी सोशल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ढल जाना, उसको अडेप्टिव कह देते हैं, राइट। तो इवांस प्रिचर्ड के केस में देखा गया कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच थी वो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में देखा गया कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन वो प्ले करता है विद इन सोसाइटी, राइट, जहाँ पे वो रिलेशन ऑर्गेनाइज करता है बिटवीन ग्रुप्स, स्ट्रक्चर इंश्योर करता है, और रिप्रोडक्शन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड एड्रेस कलेक्टिव नीड्स। अब ये जो 3 इंपॉर्टेंट मैंने बात बोल दी इसमें क्या है, एक तो रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करना, देन रिप्रोडक्शन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड एड्रेस कलेक्टिव नीड्स। ये 3 इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, you will have to underline these terms in your exam. मैंने यहाँ पे नहीं की हैं because of course you know कंटेंट देना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और टिप्स के थ्रू आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, ओके। अब हमने इसमें देख लिया कि कैसे उन्होंने इवांस प्रिचर्ड ने पॉजिटिव पॉइंट्स बोल दिए अगेन, ठीक है, जहाँ पे कि जो भी हमारा एक तरीके से जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या करते हैं, एक तो रिलेशन फॉर्म हुए रहते हैं बिटवीन ग्रुप्स में, और फिर सोसाइटल नॉर्म्स बने रहते हैं, और कलेक्टिव नीड्स जो भी सोसाइटी की ग्रुप्स की वो उसमें देखे जाते हैं, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड सोशल ऑर्डर, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी दिक्कत आ रही है विद इन ग्रुप्स में, उसको कैसे वो ठीक करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, राइट, और सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन रहता है। नाउ यू विल सी, अब हमने अजांडे ट्राइब की हमने बात की है यहाँ पे, ओके, अजांडे ट्राइब का हम एग्जाम्पल ले आए, हमने जस्ट मेंशन नहीं करना है अपने आंसर में, बट वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो। नाउ यू विल सी कि अजांडे ट्राइब ने विच क्राफ्ट और ओरेकल्स का यूज़ किया था ताकि वो जो डिस्प्यूट हो रहे थे उनको ख़त्म कर सके। वो कहते हैं ना, वो टूना टोटका कर देना, लेकिन एक पॉजिटिव वे में उन्होंने इसका अजांडे ट्राइब में देखा कि वो विच क्राफ्ट यूज़ कर रहे थे ताकि कोई भी दिक्कत है या कुछ भी प्रॉब्लम है उनके ट्राइब्स के बीच में उसको ख़त्म कर दे, और जो बिलीफ सिस्टम है ताकि सोशल इक्विलिब्रियम, मतलब कि एक सोशल ऑर्डर बना रहे, कुछ भी दिक्कतें ना आए, उसको हटाने के लिए विच क्राफ्ट का यूज़ किया गया, और एक स्ट्रक्चर्ड लॉजिक भी लाया गया ताकि एक कोहेजन ग्रुप्स के अंदर, मतलब कि ये बताना कि अच्छा हमारा एकजुट रहना इम्पॉर्टेंट क्यों है, रेदर देन बीइंग सेपरेट, रेदर देन बीइंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो ये चीज़ें भी बताई गई, और मोरल बाउंड, मतलब कि हर तरीके से, चाहे वो कुछ भी अच्छी बातें कह के बोलना हो, या मोरल बाउंड्रीज हर किसी को अपने दायरे की बातें बताना हो, उस तरीके से ये देखा गया कि सोशल ऑर्डर को, कोहेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी विद इन अजांडे एंड नॉयर ट्राइब्स। जब हम सोशियोलॉजिकल लेंस के थ्रू देखते हैं तो ये हमारा देखा जाता है मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल अकिन टू वेबर्स नोशन ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी। अब वेबर का हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरलाइन दिस। हमने यही चीज़ देखी है वेबर के ट्रेडिशनल अथॉरिटी में। हमने क्या देखा था कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या किया जाता था कि सबको एक दायरे में जुट कर दिया जाता था ताकि लोग अलग अलग ना हो जाएं, तो उसको ट्रेडिशनल अथॉरिटी हमने वेबर का यहाँ पे लिंक कर दिया इस पॉइंट पे। अगेन आप इसको हाईलाइट कर दो, एक क्वेश्चन में एक आपको सोशियोलॉजिस्ट बताने, 2 बताने, 3 बताने, इट्स अप टू यू। मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमने अजांडे हाईलाइट कर दिया, वेबर हाईलाइट कर दिया, राइट। आप यहाँ पे सोशल इक्विलिब्रियम हाईलाइट कर सकते हो बिकॉज दैट इज अ सोशियोलॉजिकल टर्म। आप यहाँ पे विच क्राफ्ट हाईलाइट कर सकते हो क्योंकि अजांडे में वो चीज़ें परफॉर्म होती थी।
राइट। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, अब आपको देखो सिर्फ एक इस पैराग्राफ में आप इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर दोगे तो आपका एग्जामिनर मार्क्स कहीं पे काट ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जामिनर को क्या होता है, इतनी शीट्स चेक करनी होती है, वो हर एक वर्ड नहीं पढ़ेगा आपका, लेकिन हाँ वो हाईलाइटेड वर्ड्स, अंडरलाइंड वर्ड ज़रूर पढ़ेगा और वहीं पे आपको अपने मार्क्स लेने हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट, हमारे इसका थर्ड सेक्शन आ जाता है जो कि आता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सोशल स्ट्रक्चर। कल्चरली कैसे इंपॉर्टेंट है सोशल स्ट्रक्चर्स, राइट। अभी हमने तो सोशली देख लिया उसको, तो सोशोलॉजिस्ट ने ये देखा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक वैक्यूम में, मतलब कि एक अलग से वो एग्जिस्ट नहीं करते कि सोशली एग्जिस्ट कर गए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीपली एम्बेडेड होते कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। इवांस प्रिचर्ड के वर्क में भी यही चीज़ देखी गई कि कल्चरल प्रैक्टिसेस शेप करती हैं और शेप की जाती हैं बाय सोशल स्ट्रक्चर। जो कल्चर में, जो किसी का भी कल्चर है, राइट, उसमें क्या चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही हैं वो सोशल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देती हैं, और सोशल स्ट्रक्चर भी हमारी काफ़ी सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को शेप करता है। फॉर एग्जांपल किसी किसी कल्चर में क्या होता है कि भैया आपको पल्लू करना है, राइट, तो वो कल्चर है, लेकिन उस कल्चर ने क्या है, अब वो एक सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया कि पल्लू तो सबको करना ही है। इस मतलब कि ये तो बहुत एक छोटा एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब उससे तो बहुत बड़े एक दायरे, जितनी भी जो कुछ भी रीति रिवाज रस्में होती हैं ये सब सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है, कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाती है। कुछ चीज़ें पहले नहीं थी, अब इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि लोग उनको दूसरे कल्चर से कॉपी करके ले आए। अब उसने क्या किया, उसी तरीके से उन कल्चरल प्रैक्टिसेस ने सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। ओके, तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं और ये हर सोसाइटी के अंदर है। आप अपनी डेली लाइफ के, आपके घर का भी एक कल्चर प्रैक्टिस होगी, राइट, जो कि उसने आपके घर का एक सोशल स्ट्रक्चर परफॉर्म कर दिया है, फॉर्म कर दिया है, राइट। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको अपनी डेली लाइफ में मिल जाएंगे। नाउ कल्चरल सिम्बोलिज्म का सोशल रिलेशन क्या है। जब अजांडी सोसाइटी में, अजांडी ट्राइब में देखा गया कि ओरेकल्स क्या होते हैं, एक तरीके से एक मैजिक काइंड ऑफ ट्रिक्स ही होते हैं, जो कि एक सिंपल रिचुअल नहीं था लेकिन एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट था जहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन फैमिलीज, क्लैंस एंड कम्युनिटीज फॉर्म की जाती थी या फिर बनाए रखी जाती थी। ओके, तो उन्होंने देखा कि ओरेकल इज नॉट लाइक कोई भी ऐसे काइंड ऑफ मैजिक या फिर उसको कह देते हैं ना अनपढ़ तरीके से वो सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा डीप रूटेड मीनिंग्स होते थे ताकि रिलेशनशिप्स फैमिलीज़ के अंदर, क्लैंस के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर बने रहें। ऐसी जो प्रैक्टिसेस थी वो बताती है कि कैसे जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसे कल्चरल मीनिंग्स प्रोवाइड कर देता है काफ़ी सारी चीज़ों को। यहाँ पे अब मैंने क्लिफर्ड ग्रिट्स का भी मैंने एग्जाम्पल डाला। अब आप सोचोगे कितने सारे एग्जाम्पल मैम हम तो नहीं डाल सकते, नहीं आपको नहीं डालने हैं, बट हाँ आप एक दो एग्जाम्पल ज़रूर, मैंने इसलिए ही डाला है ताकि आप एग्जाम्स में पॉइंट्स नंबर्स ले सके। इसमें से आपको एक दो भी याद रह जाएंगे ना, वो आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि MSO 001 के इसी क्वेश्चन में यूज़ होंगे, हर कहीं पे यूज़ हो सकते हैं ये। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन कि ये एग्जाम्पल्स हर कहीं पे यूज़ हो सकते हैं। अब क्लिफर्ड ग्रिट्स ने ये अपने थिक डिस्क्रिप्शन में बताया था। अगर आपने क्लिफर्ड ग्रिट्स की मेरी वीडियो नहीं देखी, मैंने पुरानी वीडियो भी डाली हुई है, आप देख सकते हो वहाँ पे थिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है किसी भी चीज़ के बारे में। जब हम डिटेल टू डिटेल बताते हैं उसको थिक डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने भी बताया था कि कैसे कल्चरल सिम्बलिज्म का सोशल रिलेशन में एक इंटीग्रल पार्ट है, वो कैसे उसको पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करता है, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पैरा, डायनामिक नेचर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब जब हम बात करते हैं स्टैटिक नोशन, मतलब कि जैसे जो कल्चर्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते, कभी होते हैं तो वंस इन अ वाइल, वो भी इतना जोर लगा के कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है विद इन सोसाइटी, क्योंकि जो ये बिल्कुल रूढ़िदार सोच है ना जो कि चेंज होने का नाम नहीं लेती, वो इन सब चीज़ों को चेंज होने नहीं देते हैं। होते हैं तो विद टाइम, आफ्टर मतलब कि डेकेड्स वो चीज़ें चेंज होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आना। ओके, नाउ जब हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स की तो वो फ्लूइड है और इवॉल्व भी होते विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बट एक तरीके से उसमें मैंने बोला कि जो सोच का जो फ़र्क हो जाता है
उसके थ्रू थोड़ा चेंज होना मुश्किल हो जाता है। तो इवांस प्रिचर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि न्यूअर सेगमेंटरी सिस्टम ये इलस्ट्रेट करती है कि अडेप्टेबिलिटी इन अलायंसेस। सोशोलॉजिकली ये देखा गया कि जो न्यूअर ट्राइब थी वो एग्जाम्प्लीफाई करती है कि सोशल स्ट्रक्चर कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होता है कि किस कंटेक्स्ट में कैसे बिहेव करना है, किस कंटेक्स्ट में क्या करना है, राइट। तो उनको एक कंटेक्स्ट मिलना चाहिए सोशल स्ट्रक्चर को, वो तभी डेवलप्ड होते हैं, तभी बनते हैं वो। अब जो अलायंसेस थी वो शिफ्ट हो जाती है एक्सटर्नल थ्रेट्स की बजाय, शोइंग दैट ग्रुप रिलेशन आर फ्लेक्सिबल एंड नेगोशिएटेड, राइट। अब एक्सटर्नली उनको कोई डर नहीं है कि हमने ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, राइट। उनको मतलब कि बाहर के लोगों का कोई डर नहीं है, बाहर की ट्राइब्स का कोई डर नहीं है, बट उनको इस चीज़ का रहता है कि जो हमारे ग्रुप रिलेशन है वो फ्लेक्सिबल हो जाए और नेगोशिएट कर ले, राइट। आजकल कहते हैं ना, अरे उन चार लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन घर के चार लोगों से फ़र्क पड़ता है। तो वही मतलब कि इन सिंपल लैंग्वेज ये चीज़ वो बता रहे हैं इवांस प्रिचर्ड। अब ये अलाइन कर देता है गिडन्स स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। अब गिडन्स की स्ट्रक्चरेशन थ्योरी क्या थी? वो कहते थे कि जो स्ट्रक्चर है वो बोथ अनेबल भी करता है और कंस्ट्रेन भी करता है एक्शन को, ठीक है। अब गिडन्स ने अपने थ्योरी में, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में यही बात की थी जो इवांस प्रिचर्ड यहाँ पे बता रहे हैं न्यूअर ट्राइब के बारे में, कि जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे लिमिटेशन भी लगा देता है, काफ़ी सारी चीज़ें होने भी नहीं देता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हमें अनेबल भी करता है कि हम वो सारी चीज़ें अचीव कर सकें। ओके, इन शॉर्ट ये चीज़ गिडन्स ने भी अपनी स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में बताई थी। नाउ जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं इवांस प्रिचर्ड के वर्क पे, तो काफ़ी सारे सोशोलॉजिस्ट ने चैलेंजेस भी लाए। अब आपको भी इनका वर्क देख के, मुझे भी कई जगह काफ़ी सारे सोशोलॉजिस्ट का वर्क देख के लगता है कि क्योंकि अभी सोसाइटी इतनी इवॉल्व हो गई है, राइट। इवांस प्रिचर्ड ने अपना ये काम कब लिखा था? अगर अभी हम बात करते हैं 2024 की, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं बैठेंगी, राइट। वो इक्विलिब्रियम उनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग का नहीं मैच होएगा, राइट। इसी तरीके से काफ़ी सारे जो न्यू सोशोलॉजिस्ट आए थे उन्होंने उनके वर्क को चैलेंज किया और बताया कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स हैं ये फोकस करते हैं लाइव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, बल्कि जो सोशल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो वैल्यूएबल इंसाइट्स लाती है ताकि वो इनवाइट कर सके क्रिटिक फॉर अंडर एस्टिमेटिंग द रोल ऑफ पावर एजेंसी विद इन ग्रुप रिलेशंस, विच लेटर सोशोलॉजिस्ट लाइक बोर्डियू एंड फोकल्ट वुड एम्फसाइज। ओके, मैंने इसके बारे में इतनी बात नहीं की, अगर आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। इसमें मतलब कि मैंने उसको आगे इतना ड्रैग नहीं किया इस टॉपिक को, टॉपिक तो बहुत बड़ा हो सकता है, बट हाँ, वी विल लीव इट हेयर, ठीक है। तो ये था कि काफ़ी सारे लोगों ने उनकी उस बात का उसको क्रिटिक भी किया, उसकी चैलेंजेस भी लाए गए इवांस प्रिचर्ड के वर्क के। नाउ लास्ट थिंग दैट कम्स इज कंक्लूजन। नाउ दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ आवर आंसर। कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखनी ही लिखनी है, यू हैव टू अंडरलाइन इट। दूसरे पेन से आपको हेडिंग देनी है, हेडिंग ज़रूर देनी है कंक्लूजन की। तो आप बताओगे कैसे कि इवांस प्रिचर्ड ने जो एनालिसिस किया था सोशल स्ट्रक्चर का थ्रू द लेंस ऑफ ग्रुप रिलेशन प्रोवाइडर नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सोसाइटीज़ आर ऑर्गेनाइज, ठीक है। उन्होंने जैसे बात किया भाई नॉयर ट्राइब का, जांडी ट्राइब का, वहाँ पे आप अपनी कंक्लूजन में मेंशन करोगे। फिर आप बताओगे कि उनके वर्क ने जब इम्पोर्टेंस देखी स्टडिंग की बिटवीन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ग्रुप डायनेमिक्स एंड सोसाइटल फंक्शंस, ये हमने सारी चीज़ों पर बात की है। जब हम सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बातें करते हैं तो हमें दिखता है कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर्स मेयरली फ्रेमवर्क नहीं है, मतलब कि एक उनका बॉर्डर लाइन चीज़ें बना के रख नहीं दी हैं, बट वो इन रियलिटी अमंग सोसाइटीज़ वो होते हैं। These are dynamic systems that adapt to maintain order, resolve conflicts and sustain cultural meanings. अभी आप उसको पॉजिटिव एंड पे ही एंड करोगे बिकॉज ऑफकोर्स इवांस प्रिचर्ड ने उसको एक पॉजिटिव नोट पे देखा था विद इन दीज सोसाइटीज़। तो दिस इज़ हाउ यू विल फ्रेम योर आंसर। मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है ताकि ऑफकोर्स आपको ये सारा लिखा हुआ याद नहीं रहेगा, बट हाँ बोला हुआ काफ़ी हद तक याद रहेगा। डोंट वरी, आई विल कम अप विद मोर वीडियोस। सो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो। हाँ, और मैंने जितने भी आपको टिप्स बताए हैं आप प्लीज़ कमेंट करके भी बताना कि ये टिप्स आपको ऐसे ही लेनी है और शुड आई सिंपली एक्सप्लेन द आंसर। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो डू मेंशन डाउन इन द कमेंट। ओके, आई विल सी यू सून with another new video.